प्रत्यक्षा झोपड़ी को बेहद ध्यान से देख रही थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रुद्र ध्यान में बैठा हुआ था। प्रत्यक्षा के पैरों में बंधी पायल की आवाज के शोर से रुद्र का ध्यान टूट गया। तुम बिना मेरी इजाजत के अंदर कैसे आई? अपना ठिकाना कहीं और ढूंढो जाकर, ये मेरा घर है और यहाँ तुम नहीं रह सकती। जब रुद्र ने प्रत्यक्षा को खामोश देखा तो गुस्से में और बड़बड़ाने लगा। तुम अकल से पैदल हो क्या? समझ नहीं आ रहा तुम्हें? जहां मन चाहे वहां जाओ, पर इस जगह नहीं रह सकती तुम। ये मेरी जगह है और यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ। मुझे दूसरे लोग मेरे घर के अंदर पसंद नहीं। प्रत्यक्षा ने रुद्र की बात को सुनते हुए अपनी नजरें फेर ली और फिर पास ही पड़े घास फूस के बने स्टूल पर चुपचाप बैठ गई। ये क्या बदतमीजी है? निकलो यहाँ से। बाबा साहिब ने बोला था कि मैं यहाँ रह सकती हूँ। रुद्र कुछ देर तक खामोशी से प्रत्यक्षा को देखता रहा। क्यों? बाबा साहब ने बोला तो उनके पास रहो जाकर, ना कि मेरे पास। या फिर तुम्हें मेरी बीवी बनने का मन करने लगा है अब? हाँ, बीवी के नाम से प्रत्यक्षा ने अचानक से ही चौंकते हुए रुद्र को जवाब दिया। नहीं, मुझे नहीं बनना। वो बाबा साहिब ने बोला कि मुझे यहीं रहना है, और वैसे भी उन्होंने कहा ये मेरा घर है, मतलब मैं और कहाँ जाऊं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ जाओगी कहाँ नहीं। मेरे घर से बाहर निकलो बस। प्रत्यक्षा धीरे से खड़ी हुई और फिर झोपड़ी से जाने के लिए वहां से चल दी। लेकिन इससे पहले कि प्रत्यक्षा झोपड़ी से बाहर जाती, वो अचानक से ही रुक गई। नहीं जाऊंगी, जो करना है कर लो। करना तो बहुत कुछ बाकी है अभी। अब जब सामने से कह रही हो तो कर ही लेते हैं फिर। ऐसा कहते हुए रुद्र ने प्रत्यक्षा की तरफ जैसे ही अपने कदम बढ़ाए, प्रत्यक्षा डर गई। वो जल्दी से भागकर झोपड़ी के दरवाजे के पास पहुंची और चिल्लाने लगी। मेरे पास रहने के लिए कोई और जगह नहीं है। तुम पहले से ही जानते हो कि मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, बस मुझे यहाँ रहने दो। हाँ, तो पहले अपने अधूरे कामों को पूरा कर लेते हैं ना। लगता है कि तुम सच में अपना पत्नी होने का धर्म निभाना चाहती हो। वैसे भी कल रात जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। मुझे भी काफी बेचैनी हो रही है। कल रात की बात सुनकर प्रत्यक्षा अचानक से ही सहम गई, क्योंकि कल रात रुद्र के जाते ही उसने कमरे को बंद कर दिया। इस पर प्रत्यक्षा डरी हुई नजरों से रुद्र को देखने लगी। रुद्र धीमे कदम से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा, लेकिन इससे पहले कि रुद्र उस तक पहुंच पाता, वो इतना ज्यादा सहम गई थी कि वो खुद ही झोपड़ी के बाहर भाग कर चली गई और फिर बाहर रखे हुए पानी की मटकी के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर तमाशा मत करो, चुपचाप अंदर आओ। इस पर प्रत्यक्षा ने सिर हिलाते हुए अंदर आने से मना कर दिया। अच्छा, और कब तक बचने का इरादा है तुम्हारा? आज, कल, 2-4 दिन या फिर महीना भर? क्योंकि अब तुम्हें मेरे साथ जिंदगी भर रहना है, तो कब तक बचोगी? रुद्र धीमे कदमों से आगे बढ़ा। वो जितने कदम प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ा था, प्रत्यक्षा उतने ही कदम पीछे की तरफ लेती। लेकिन अचानक प्रत्यक्षा का पैर पीछे की तरफ बढ़ते हुए मुड़ गया और प्रत्यक्षा पीछे बागीचे की तरफ जमीन पर जोर से गिर पड़ी। प्रत्यक्षा जमीन पर गिरते ही जोरों से कर्राते हुए रोने लगी। अचानक से गिरने पर उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका था, क्योंकि उसके सिर की चोट अभी भी ताजी थी। प्रत्यक्षा उस मिट्टी के कीचड़ से खुद को संभालते हुए धीरे से उठकर खड़ी हुई और अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने कपड़ों और अपने हाथों को देखा। वो मिट्टी में बुरी तरह गंदे हो चुके थे। प्रत्यक्षा ने सिसकते हुए धीरे से रुद्र की तरफ देखा। रुद्र झोपड़ी के दरवाजे का सहारा लेकर उसे देख रहा था। तो अब क्या करने का इरादा है? देखो ना, तुम अपनी सोच की तरफ बेहद गंदी नजर आ रही हो। कम से कम मेरे हाथ और कपड़े मिट्टी से गंदे हैं, तुम्हारी तरह किसी के खून से नहीं। प्रत्यक्षा के मुंह से यह बात सुनते ही रुद्र अचानक से खामोश हो गया और प्रत्यक्षा को गुस्से में ही देखते हुए कहने लगा। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो बेवकूफ लड़की। इतना कहते ही रुद्र ने वापस झोपड़ी के अंदर जाते हुए दरवाजे को बंद कर लिया। प्रत्यक्षा गंदी हालत में वहीं झोपड़ी के बाहर खड़ी थी। वो ना तो महल के अंदर जा सकती थी
और ना ही झोपड़ी के अंदर जा सकती थी। सुबह से दोपहर होने को आई थी। प्रत्यक्षा वहीं झोपड़ी के बाहर उसी मिट्टी में लदी हुई चुपचाप से खड़ी थी। दोपहर भी पूरे जोर पर थी और प्रत्यक्षा के सिर का दर्द बढ़ता जा रहा था। प्रत्यक्षा बहुत देर तक खड़ी रहकर थक गई थी। इस पर उसने अपने सिर पर हाथ रखते हुए सामने पानी की मटकी की तरफ देखा। भूख और प्यास से प्रत्यक्षा का गला सूख रहा था और सिर के दर्द के कारण प्रत्यक्षा ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही थी, क्योंकि धूप ने और उसके सिर के दर्द ने उसका जीना मुश्किल कर दिया था। प्रत्यक्षा की जान में जान आई जब उसने उस पानी की मटकी में थोड़ा सा पानी अभी भी भरा पाया। हालांकि मटकी पूरी तरह से खाली थी, लेकिन अभी भी उसमें आधे ग्लास का पानी बचा था। पानी। प्रत्यक्षा ने अपने गंदे हाथों से ही पानी की मटकी उठाई। पानी की मटकी भारी थी, पर वो प्यास के कारण बेचैन हो रही थी। इस पर उसने जैसे ही मटकी को उठाया, मटकी हाथ से फिसलते हुए नीचे गिर गई। पानी की मटकी फूटने की आवाज से रुद्र ने हैरानी के साथ झोपड़ी का दरवाजा खोला और क्या हुआ था ये देखने लगा। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये क्या किया तुमने? मुझे प्यास लगी थी, मैं तो बस पानी पीने की कोशिश कर रही थी, फिर ये नीचे गिरकर। गुस्से में ही तमतमाते हुए रुद्र प्रत्यक्षा के पास आया और फिर उसे घसीटता हुआ झोपड़ी के अंदर ले जाने लगा। रुद्र ने प्रत्यक्षा को अंदर जमीन की तरफ पटक दिया। प्रत्यक्षा बेहद डर गई थी और खुद को संभालते हुए पीछे बढ़ने लगी। तुम जानवर हो क्या? समझ नहीं आता? बोल तो रही हो कि मुझे प्यास लगी थी। छोड़ो मुझे, जाने दो। प्रत्यक्षा की हालत बेहद गंदी सी थी। उसके हाथ और कपड़े मिट्टी में लदे हुए थे। अपने आंसुओं को पोंछते हुए उसने अपने मुंह को भी गंदा कर लिया था। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा को जमीन से उठाया और उसका हाथ घसीटते हुए उसे पास में ही नहाने के पानी की जगह तक लेकर गया। शांत हो जाओ, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं तुम्हारे साथ, साफ करो खुद को। रुद्र के चिल्लाने पर प्रत्यक्षा रोते हुए ही चुपचाप से पानी की बाल्टियों के बीच जाकर बैठ गई। सारा पानी खर्च मत करना, अब खुद को साफ करो। रुद्र ने पास ही रखे अपने कपड़े उठाए और प्रत्यक्षा के ऊपर फेंकते हुए उससे कहने लगा, इसे पहन लेना, और हाँ, अगर अब रोने की जरा सी भी आवाज आई ना तो तुम्हारी कसम तुम्हारी गर्दन मोड़ दूंगा। इतना कहते हुए रुद्र गुस्से में ही झोपड़ी के बाहर चला गया और जाते हुए दरवाजे को बंद कर दिया। प्रत्यक्षा ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और फिर खुद को शांत करते हुए खुद से कहने लगी, मुझे नहीं रहना इन जानवरों के बीच, मुझे जाना है यहाँ से। उसने नहाने के बाद रुद्र के कपड़ों को पहना, जिसमें से रुद्र का कुर्ता प्रत्यक्षा के शरीर पर बेहद बड़ा नजर आ रहा था। प्रत्यक्षा सिर्फ कुर्ते से ही पूरी तरह से ढक गई थी। आमतौर पर रुद्र जीन्स पर कुर्ता पहना करता था। प्रत्यक्षा ने देखा कि उसके पैर अभी भी खुले थे। इस पर वो सुई धागे की तलाश करते हुए प्रत्यक्षा इधर उधर देखने लगी। प्रत्यक्षा को एक छोटे से डब्बे में सुई धागा मिलते ही उसने कुर्ते को दोनों तरफ से सील दिया। अब रुद्र का कुर्ता कहीं से भी खुला नहीं था कि तभी रुद्र ने दरवाजे को अचानक से ही खोल दिया। ये पानी ले लो पीने के लिए और मेरा पीछा छोड़ो। रुद्र प्रत्यक्षा के लिए पानी लेकर आया था, क्योंकि प्रत्यक्षा बहुत प्यासी थी। प्रत्यक्षा ने पानी देखते ही बिना कुछ सोचे ही जाकर रुद्र के हाथ से पानी छीना और उसे पीने लगी। प्रत्यक्षा पानी पीते हुए खुद पर पानी को गिरा रही थी, जिससे वो भीग गई थी और पानी पिए जा रही थी। रुद्र खामोशी से उसे देख रहा था और हाफते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। इस पर रुद्र ने प्रत्यक्षा के हाथों से वो मटकी ले ली। प्रत्यक्षा ने जल्दी से ही अपनी आंखें खोली और रुद्र की तरफ देखने लगी। प्यास बुझी ना तुम्हारी? हाँ। इस पर रुद्र ने पास में ही मटकी को रखते हुए वापस प्रत्यक्षा की तरफ देखा और फिर उसकी तरफ धीमे कदम बढ़ाने लगा। और मेरी प्यास, उसका क्या? मेरी प्यास का इलाज पानी नहीं है, बल्कि कुछ और है। प्रत्यक्षा ने आंखें फैलाते हुए रुद्र को देखा। मतलब? रुद्र ने अपने कदम धीमे से प्रत्यक्षा की तरफ बढ़ाए। प्यास, मेरी प्यास। अब इस घर में रहने के लिए कुछ तो कीमत चुकाओगी, है ना?
मैं तुम्हारे इस घर के सारे काम कर दूंगी, साफ सफाई वगैरह। उसके लिए नौकर चाकर है, वैसे तो तुम्हें काम करने की क्या ही जरूरत। प्रत्यक्षा ने पीछे बढ़ते हुए ही जवाब दिया। मैं खाना बना दूंगी। मैं खुद ही बना लूंगा, तुम्हें खाना बनाने की क्या ही जरूरत। प्रत्यक्षा पीछे की तरफ बढ़ रही थी, इस पर उसके पैर जमीन पर पड़े बिस्तर से टकरा गए। प्रत्यक्षा अचानक से ही बिस्तर पर बैठ गई। नीचे बिस्तर देखकर प्रत्यक्षा घबरा गई, क्योंकि आगे रुद्र उसकी तरफ ही बढ़े जा रहा था और अब वो उसी के बिस्तर पर बैठी हुई थी। इस पर रुद्र ने भी उसके पास बैठते हुए प्रत्यक्षा का रास्ता पूरी तरह से रोक लिया और धीरे से उसके करीब जाने लगा। अब क्या करोगी? कुछ तो तुम्हारे पास होगा ना देने के लिए। रुद्र के ऐसा कहने से प्रत्यक्षा को अपनी ही धड़कनों के शोर में रुद्र की बातें कम सी सुनाई दे रही थी। प्रत्यक्षा ने अपने एक हाथ को आगे बढ़ाते हुए रुद्र के सीने पर रख और फिर उसे पीछे की तरफ धक्का देना चाहा, क्योंकि रुद्र उसके बेहद करीब बैठा हुआ था, जिससे प्रत्यक्षा की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसके धक्का देने पर रुद्र ने प्रत्यक्षा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने और भी करीब खींचते हुए उससे कहने लगा, तुम मुझे अब। इससे पहले कि रुद्र अपनी बात पूरी करता, प्रत्यक्षा ने अपनी आंखों को जोर से मींचते हुए अपने हाथों को जोड़ लिया और चिल्लाने लगी, मुझे हाथ मत लगाना, प्लीज मुझे छोड़ दो। तुम पहले ही मुझे बर्बाद कर चुके हो। मैं हाथ जोड़ती हूँ, अब मरने के लिए मुझे मजबूर मत करो। मेरे हाथ में तुम्हारी जिंदगी है, तो जो चाहे कर सकता हूँ। मैं जो बोलूंगा करना होगा तुम्हें, समझे तुम? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है, सुना तुमने? तुम्हारी जिंदगी अब मेरी है। प्रत्यक्षा अपनी आंखें और भी ज्यादा मीचते जा रही थी। प्रत्यक्षा की घबराहट अब 7वें आसमान पर थी, लेकिन रुद्र ने प्रत्यक्षा के गालों को अपने हाथ से जकड़ते हुए कहा, इतना समझ लो लड़की की मेरे रास्ते में कभी मत आना। जो कहोगे वो करूंगी, बस मुझसे दूर रहो। तो ठीक है, आज से मेरा कहा हुआ हर एक शब्द तुम्हारे लिए हुक्म होगा। बदले में तुम जैसा चाहोगी वो होगा। तुम्हें नहीं लगाऊंगा हाथ में। प्रत्यक्षा रुद्र को हैरानी से देख रही थी। रुद्र ने अपनी ही बात को और भी ज्यादा साफ तरीके से कहते हुए बोला, तुम्हें जिस बात का डर है मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। बदले में तुम कभी भी मेरे रास्ते में नहीं आओगी। हाँ, मुझे मंजूर है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। कुछ बातों को गांठ बांध कर रख लो तुम। हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तुम मेरे कामों में दखल नहीं दोगी, सिर्फ मेरे कामों में ही नहीं बल्कि महल के लोगों से दूर रहोगी और वहां के कामों में भी दखल नहीं दोगी। कभी भी मुझसे पलट कर कोई सवाल नहीं पूछोगी। मेरी कही हुई हर बात तुम्हारे लिए हुक्म होगी, जिसे तुम पूरा करोगी ही करोगी। और अब आखिरी बात,